हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल जीरो टू ज्यादा पर। तो आज ये छठा पार्ट है इस टॉप 20 MCQ सीरीज का। लेकिन मेरे भाई, पिछले 5 पार्ट में मैंने इतिहास के पांचों चैप्टर्स को कवर किए न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। अब छठा जो पार्ट है उसमें अब पहला अध्याय स्टार्ट होगा भूगोल का। भूगोल में मेरे भाई जो है टोटल 7 चैप्टर हैं। तो 7 चैप्टर्स को कवर करना है, हम 7 वीडियो में कवर करेंगे इसको। तो पहला जो है अध्याय जिसका नाम है संसाधन एवं विकास। तो यहाँ पर संसाधन किसे कहते हैं, पहला सवाल है। बहुत ही बेसिक और आसान सवाल है, आप इसका जवाब दें। केवल प्राकृतिक वस्तुएं, केवल मानव निर्मित वस्तुएं, वे सब वस्तुएं जो मानव की उपयोगिता बढ़ाएं, या केवल ऊर्जा स्रोत। तो मेरे भाई इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से आप दें इसका जवाब। तो इसका जो है आंसर आज आपका हो जाएगा सी, वे सब वस्तुएं जो मानव की उपयोगिता बढ़ाएं। ठीक है, तो पहले का सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद दूसरे सवाल पर आते हैं। दूसरे में संसाधन के प्रमुख प्रकार कितने हैं? 2, 3, 4 या 5, आपने आंसर देख ही लिया होगा। तो मेरे भाई 4 प्रकार हैं। आप यहाँ पर देख लीजिए, उसके मतलब ब्रैकेट में मैंने लिख भी दिया है, प्राकृतिक, मानव निर्मित, मानव और संभावित। 4 प्रकार के संसाधन होते हैं। ठीक है, उसके बाद तीसरे पार्ट पर आते हैं। तो प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं? जो प्रकृति से प्राप्त हो, जो मानव बनाए, जो मशीन से बने, जो कृत्रिम हो। तो मेरे भाई नाम में यह है प्राकृतिक संसाधन, तो जो प्रकृति से प्राप्त हो, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। उसके बाद चौथे सवाल पर आते हैं। संसाधन का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है? उत्पत्ति, विकास, स्वामित्व, वितरण, रंग रूप उपयोग, मूल्य, परिणाम, उत्पादन, बाजार मांग, उपयोग। ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? आपके पास 5 सेकंड है, सोच समझ कर इसका जवाब दीजिए। संसाधन का वर्गीकरण तो मेरे भाई उत्पत्ति, विकास, स्वामित्व व वितरण के आधार पर किया जाता है। ठीक है मेरे भाई, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नवीकरणीय संसाधन कौन से हैं? मेरे भाई इस चैप्टर से 2, 3 सवाल आराम से आता है, पक्का आएगा। तो इसको जरूर से जरूर आप तैयार करके ही जाएं। पांचवा सवाल है, नवीकरणीय संसाधन कौन से हैं? कोयला, पेट्रोलियम, सूर्य, जलवायु, लोहा या तांबा, चूना पत्थर या ग्रेनाइट। नवीकरणीय संसाधन। हाँ, एक डेफिनेशन या अंतर आप पढ़ लीजिएगा। नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन, ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको आप कवर करके जाइएगा। तो सूर्य, जल और वायु क्या है? नवीकरणीय संसाधन है। ठीक है मेरे भाई। छठे प्रश्न पर आने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, जो आपको टॉप पर दिख रहा होगा, ज्वाइन फ्री मार्क बूस्टर सीरीज, व्हाट्सएप नंबर 9598509664। तो मेरे भाई इस पर आप हैशटैग मार्क बूस्टर सीरीज लिख करके अगर मुझे आप सेंड करते हैं, तो मैं आपको इस जो है मार्क बूस्टर सीरीज में ज्वाइन कर दूंगा। और इस सीरीज में भाई आपका जो है आपको मतलब गाइड किया जाएगा। आप मतलब जो भी होगा, बहुत सारी इसमें चीजें होंगी। आपका टेस्ट लिया जाएगा, वीकली टेस्ट होगा, और उसकी कॉपी चेक की जाएगी। उसके आपको अंक भी बताए जाएंगे, और आपको पूरी की पूरी स्ट्रेटजी दी जाएगी कि बोर्ड एग्जाम में किस तरीके से 95 एबोव जाना है आपको, या 95 एबोव किस प्रकार से लाना है। ठीक है, तो वो सारी गाइडेंस मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। तो इसको जल्द से जल्द ज्वाइन कर ले। छठे प्रश्न पर आते हैं। तो अब आपका छठा प्रश्न है, भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? हाँ, 3.18 मिलियन वर्ग किलोमीटर, 2.48 मिलियन वर्ग किलोमीटर, 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर, या 3.58 मिलियन वर्ग किलोमीटर। तो मेरे भाई बहुत ही बारीकी से है, तो ये ऑप्शन तो मुझे लगता है बी कट जाएगा। A, C या D में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा, 3.28। ठीक है मेरे भाई, इसको याद रखना, 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर। सातवें प्रश्न पर आते हैं। संसाधनों के विकास की योजना कब प्रारंभ हुई थी? 1947, 1950 या 1951 या 1952? तो संसाधनों के विकास की योजना जो है 1951, प्रथम पंचवर्षीय योजना। ठीक है, 1951 सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आठवें प्रश्न पर आते हैं। संसाधनों का सतत उपयोग क्या है? केवल वर्तमान पीढ़ी के लिए उपयोग, केवल भविष्य के लिए बचाना, वर्तमान और भविष्य दोनों पीढ़ियों के लिए संतुलित उपयोग, संसाधनों का अधिकतम दोहन। तो सी ऑप्शन आपको लग रहा होगा करेक्ट होगा। सतत उपयोग यही है कि वर्तमान और भविष्य दोनों को ध्यान में रखा जाए, सतत पोषणीय विकास। और असतत पोषणीय विकास क्या होता है? असतत पोषणीय विकास वो होता है कि केवल अपने ऊपर ध्यान देना, भविष्य की चीजों पर ध्यान न देना, कि भविष्य में हमें संसाधनों का ज्यादा से ज्यादा दोहन करना है, भविष्य में मुझे कुछ नहीं बचा करके रखना है। इस प्रकार के मतलब इस प्रकार की विचारधारा के लोग होते हैं।
ठीक है। गांधी जी के अनुसार संसाधन की जड़ क्या है? लालच, अज्ञानता, असमानता, अत्यधिक उपभोग। तो मेरे भाई इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अत्यधिक उपभोग। संसाधन की जड़ क्या है? अत्यधिक उपभोग। ठीक है। भारत में संसाधनों का असमान वितरण क्यों है? जलवायु भिन्नता के कारण, मिट्टी की समानता के कारण, जनसंख्या वृद्धि के कारण, सरकार के कारण। तो मेरे भाई सी ऑप्शन करेक्ट, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जलवायु भिन्नता के कारण। ठीक है। संसाधनों का असमान वितरण इसलिए है क्योंकि जलवायु जो है भिन्नता के कारण। 11वें प्रश्न पर आते हैं। संसाधन योजना का पहला चरण क्या है? संसाधनों की पहचान, उनका दोहन, उनका पुनर्वितरण, उद्योगों की स्थापना। ए बी सी या डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा मेरे भाई? आराम से इसका जवाब दीजिए। तो मेरे भाई ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, संसाधनों की पहचान। ठीक है। 11वें के बाद 12वें प्रश्न पर आते हैं। भारत में भूमि उपयोग के प्रकारों से में सबसे बड़ा भाग किसका है? वन, कृषि भूमि, बंजर भूमि या निर्माण भूमि। ए बी सी या डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? जल्दी से बताइए। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कृषि भूमि। ठीक है। 13वें प्रश्न पर आते हैं। लैंड डिग्रेडेशन, भू अपक्षय, ठीक है, का प्रमुख कारण क्या है? पेड़ों की वृद्धि, वनों की कटाई, सिंचाई या कृषि। ए बी सी या डी में से कौन सा जो है विकल्प सही होगा? सही विकल्प का चयन करें और अपने एक अंक बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से पुष्टि करें। 13वें का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? बी ऑप्शन करेक्ट होगा, वनों की कटाई। ठीक है। 14वें प्रश्न पर आते हैं। संसाधन संरक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? आर्थिक विकास, पर्यावरण की रक्षा, जनसंख्या वृद्धि, औद्योगिकीकरण। संसाधन संरक्षण का मुख्य उद्देश्य जो है मेरे भाई, पर्यावरण की रक्षा। ठीक है। 15वें प्रश्न पर आते हैं। बहुत ही आसान सा प्रश्न है और अधिक से अधिक अंक आप गेन कर सकते हैं अपने बोर्ड एग्जाम में अगर इन सभी सवालों को अगर आप सही करते हैं मेरे भाई। भारत में सर्वाधिक भूमि क्षरण कहाँ हुआ है? राजस्थान, पंजाब, केरल या हरियाणा। सर्वाधिक भूमि क्षरण, तो मेरे भाई राजस्थान में जो है सर्वाधिक भूक्षरण हुआ है। 16वें प्रश्न पर आते हैं। जल संसाधन का संरक्षण क्यों आवश्यक है? जल सीमित और जीवन के लिए आवश्यक है। जल सर्वत्र उपलब्ध है। जल प्रदूषित नहीं होता। जल से उद्योग चलाए जाते हैं। ठीक है। जल संसाधन का संरक्षण क्यों आवश्यक है? क्योंकि जल सीमित और जीवन के लिए क्या है? आवश्यक है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 16वें के बाद 17वें प्रश्न पर आते हैं। भू संसाधन का अर्थ है भूमि से प्राप्त ऊर्जा, भूमि के उपयोग योग्य क्षेत्र, केवल खनिज संपदा, केवल वन भूमि। ए बी सी या डी में से कौन सा विकल्प सही होगा? आप जल्द से जल्द इसका उत्तर दें। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, भूमि के उपयोग योग्य क्षेत्र। ठीक है मेरे भाई। भू संसाधन। झूम खेती। ठीक है मेरे भाई, झूम खेती कहाँ प्रचलित है या झूम कल्टीवेशन? ठीक है। तो राजस्थान, पूर्वोत्तर भारत, पंजाब, गुजरात। कई बार ये सवाल आ चुका है और इस साल भी एक दो सेट में जरूर से जरूर पूछा जाएगा। झूम खेती। ठीक है। तो पूर्वोत्तर भारत। ठीक है। पूर्वोत्तर भारत में जो है झूम खेती प्रचलित है। अनवीकरणीय संसाधन कौन से हैं? वायु और जल, सूर्य और मिट्टी, कोयला और पेट्रोलियम, वन और वन्य जीव। तो मेरे भाई सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, कोयला और पेट्रोलियम। 20वें प्रश्न पर आते हैं। रियो डी जेनेरियो सम्मेलन, ठीक है, रियो अर्थ समिट कहाँ कब कब हुआ था? ठीक है। 1980, 90, 92 या 2000। किस सन में हुआ था मेरे भाई रियो डी जेनेरियो सम्मेलन? 1992 में हुआ था। ठीक है। ये तो पहले प्रश्न पर आते हैं। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत भाग वन क्षेत्र है? 10%, 23%, 33% या 45%? मेरे भाई आराम से इस सवाल का जवाब दीजिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है वन एवं वन्यजीव संसाधन अध्याय का। ठीक है। तो इसका आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा 23%।
मेरे भाई 23% बहुत ही एक तरीके से कह सकते हो सही नहीं है। इसे पढ़कर अगर ये 33% हो जाए तो और अच्छा रहेगा, क्योंकि मेरे भाई जब तक जो है वन नहीं रहेंगे तब तक हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, क्योंकि वनों में जो पेड़ पौधे होते हैं उसी के द्वारा हमें ऑक्सीजन मिलता है। और बहुत सारी प्रजातियां भी विलुप्त हो जाती हैं जीव जंतुओं की। ठीक है। तो बहुत सारे नुकसान होते हैं अगर वन क्षेत्र कम रहता है जिस भी देश में। ठीक है। तो राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार आदर्श रूप से देश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग वन होना चाहिए? हाँ, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार। ठीक है। आदर्श यानी जनरली कितना होना चाहिए, कितना प्रतिशत? तो मेरे भाई 33%। मैंने कहा ना कि 33% ये बढ़ करके होना चाहिए, और है कितना? 23, यानी 10% का नुकसान। आप समझ सकते हो कितना बड़ा जो है वन को मतलब काट करके या वन का क्षेत्रफल घटा दिया गया है, कम कर दिया गया है। ठीक है। और उसके बाद तीसरे प्रश्न पर आते हैं। भारत की प्रथम वन नीति कब बनाई गई थी? 1894, 1952, 1988 या 2000 में? कब बनाई गई थी प्रथम वन नीति? ठीक है। तो तीसरे का जो है ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सन 1894 ईस्वी में भारत की प्रथम वन नीति बनाई गई थी। चौथे प्रश्न पर आते हैं। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? 1952, 1972, 1988 या 1992? तो वन्य जीव संसाधन अधिनियम कब लागू किया गया था? ठीक है। तो मेरे भाई 1972 में जो है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था। वनस्पति आच्छादन, ठीक है, वेजिटेशन वेजिटेशन कवर में क्या शामिल है? वनस्पति आच्छादन केवल प्राकृतिक वन, प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों वन, केवल वृक्षारोपण वन, वृक्षारोपण क्षेत्र, केवल कृषि क्षेत्र। वनस्पति आच्छादन, तो मेरे भाई प्राकृतिक एवं कृत्रिम दोनों प्रकार के जो वन होते हैं वो वनस्पति आच्छादन में शामिल हैं। ठीक है। छठे प्रश्न पर आते हैं बिना किसी देरी के। छठा प्रश्न जो है, भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या ओडिशा? इंपॉर्टेंट प्रश्न। इसका जवाब आराम से सोच करके दीजिए। सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? तो मेरे भाई मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र है। ठीक है। अब उसके बाद सातवें प्रश्न पर आते हैं। सर्वाधिक वनों की कटाई कहाँ होती है? पर्वतीय क्षेत्रों में, मैदानी क्षेत्रों में, शुष्क क्षेत्रों में, औद्योगिक क्षेत्रों में? सर्वाधिक वनों की कटाई। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। समझ लीजिए कि ये चैप्टर परीक्षा की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये आपके जनरल नॉलेज से जुड़ा हुआ है। ठीक है। तो औद्योगिक क्षेत्रों में, ठीक है, औद्योगिकीकरण के कारण मेरे भाई बहुत वनों की कटाई हो रही है, समझ लीजिए आप। आठवें प्रश्न पर आते हैं। वनों की कटाई का मुख्य कारण है वर्षा की कमी, कृषि का विस्तार, मिट्टी की गुणवत्ता, नदियों की बाढ़? तो मेरे भाई क्या है वनों की कटाई का मुख्य कारण क्या है? तो मेरे भाई आपका ऑप्शन हो जाएगा कृषि का विस्तार। कृषि का विस्तार करने के लिए वनों की कटाई की जाती है। ठीक है। झूम खेती का संबंध स्थायी खेती से, अस्थायी खेती से, औद्योगिक खेती से या यांत्रिक खेती से? ए, बी, सी या डी में से कौन सा विकल्प सही होगा मेरे भाई? झूम खेती का संबंध मेरे भाई अस्थायी खेती से। ठीक है। अस्थायी खेती से। 10वें प्रश्न पर आते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? असम, बिहार, मध्य प्रदेश या कर्नाटक? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, तो मेरे भाई असम में। ठीक है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। ठीक है। ये इसको याद रखना, क्योंकि ये यूनिक प्रश्न है, बहुत ही समझ लीजिए एक तरीके से मैंने ढूंढ करके खोज करके इस प्रश्न को यहाँ पर रखा है। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था? 65, सन 65, सन 73, सन 80 या सन 90? ए, बी, सी या डी में से कौन सा विकल्प सही होगा? तो 11वें का 1973 यानी बी विकल्प सही हो जाएगा। बायोस्फीयर रिजर्व का उद्देश्य क्या है? केवल पौधों की रक्षा, केवल जानवरों की रक्षा, पारिस्थितिक तंत्र का संरक्षण, वन क्षेत्र को बढ़ाना? ए, बी, सी अथवा डी में से कौन सा विकल्प सही होगा मेरे मित्रों? 12वें का बायोस्फीयर रिजर्व, पारिस्थितिक तंत्र का संरक्षण, सी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। 13वें प्रश्न पर आते हैं। भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा था?
सुंदरवन, नंदा देवी, नीलगिरी या मानस। तो कौन सा विकल्प सही होगा? तो नीलगिरी। नीलगिरी, ठीक है। भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी। एलिफेंट प्रोजेक्ट कब शुरू किया गया? 1980, 1985, 1992 या 1995? एलिफेंट प्रोजेक्ट 1992। याद करने वाली फैक्चुअल चीजें बहुत ज्यादा हैं इसमें, याद करने योग्य, ठीक है। रटा रटाया है, ये सारे आपको चीजें याद करनी है, तो इसमें कुछ समझने योग्य तो बहुत विशेष नहीं है, तो इसको हो सके तो याद कर लीजिए या रट लीजिए, ठीक है। क्योंकि बोर्ड एग्जाम में इन सब सवालों में अगर आप सोचने बैठ गए कि 1992 हो गया 1985, तो मेरे भाई गलत करके आ जाओगे। इसको रटो, जितनी बार रिवीजन करोगे उतनी बार आप इसको फिक्स रखोगे, ठीक है। जहां पर समझने वाली चीजें हैं मेरे भाई, समझो, बिल्कुल समझो। मैं रटने पर भी मतलब भरोसा रखता हूँ। ऐसा नहीं है कि केवल समझ करके ही आपका काम चल जाएगा। समझ करके चीजों को रट लेना वो बहुत ही एक विशेष प्रकार की कला होती है, वो टॉपर्स की कला होती है एक तरीके से, ठीक है। बहुत ज़्यादा समझने वाले चक्कर में पड़ोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। वनों के प्रकारों में कौन सा समूह सही है? उष्णकटिबंधीय, उपोष्णकटिबंधीय, शीतकटिबंधीय या शुष्क आर्द्र शीत, प्राकृतिक कृत्रिम मिश्रित या डी ऑप्शन सघन खुला या झाड़ीदार। वनों के प्रकार में कौन सा समूह सही है? तो मेरे भाई ये है उष्णकटिबंधीय, उपोष्णकटिबंधीय या शीतोष्णकटिबंधीय, ठीक है मेरे भाई। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 16वें प्रश्न पर आते हैं। भारत में वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? 1 से 7 जून, 1 से 7 अक्टूबर, 15 से 21 अगस्त, 2 से 8 दिसंबर। तो मेरे भाई 1 से 7 अक्टूबर, ठीक है। वन्य जीव सप्ताह 1 से 7 अक्टूबर, ठीक है। 17वें प्रश्न पर आते हैं। वनों की सुरक्षा के लिए चिपको आंदोलन कब हुआ था? 1970, 1972, 1973 या 1975? मेरे भाई चिपको आंदोलन ये इम्पोर्टेंट है, ये इतिहास के लिए भी इम्पोर्टेंट है, इतिहास वाले पार्ट की दृष्टिकोण से और भूगोल की दृष्टिकोण से तो है ही। तो मेरे भाई चिपको आंदोलन कब हुआ था वनों की सुरक्षा के लिए? 1973, ठीक है। जैसे जो लोग चिपको आंदोलन का मतलब ये है कि अगर आप पहली बार सुन रहे हो कि जैसे जो लोग वन काट रहे थे, वनों की कटाई कर रहे थे, तो जो वहाँ के लोग थे वो पेड़ों से जा कर के लिपट जाते थे या चिपक जाते थे, ताकि वो पेड़ों को ही कटाई ना कर पाए जो भी उसको काटने आते थे, ठीक है। इसलिए इसका इसका नाम चिपको आंदोलन रख दिया गया। चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? सुंदरलाल बहुगुणा, वंदना शिवा, मेघा पाटकर, अर्जुन लाल, मेधा पाटकर या अर्जुन लाल सेठी? ए, बी, सी अथवा डी में से कौन सा विकल्प सही होगा? 18वें का सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक है मेरे भाई। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, सुंदरलाल बहुगुणा। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? काजीरंगा, रणथंभौर, हेमिस या गिर? कौन सा विकल्प सही होगा? तो मेरे भाई सी विकल्प सही होगा, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख, ठीक है मेरे भाई, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, इसको याद रखना। 20वां प्रश्न, ये तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है, लेकिन एक बार आप याद कर लें। याद कर लें, याद तो होगा ही, दोहरा लें। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर। इसमें मैं आपको टाइम क्यों ही दूं, क्योंकि ये आसान सा प्रश्न है मेरे भाई। यहाँ तक आपने 20 प्रश्न कर लिए। अगर आपने 20 के 20 सही किए तो उसको कमेंट में टाइप करो, 20 में 15 सही किए कमेंट में टाइप करो, और दोबारा से उसको रिवाइज करो। 20 में 20 जब तक आपके सही नहीं हो जा रहे हैं तब तक इस वीडियो को दोबारा करके रिवाइंड करके देखते रहो मेरे भाई, और अपनी रिवीजन करते रहो। बोर्ड एग्जाम में केवल और केवल 90 दिन बचे हुए हैं। अगर आज आप इस वीडियो जिस दिन पब्लिश हो रहा हो उस दिन से अगर आप देख रहे हो, अगर आप जब भी देख रहे हो आपके पास 90 से कम ही दिन बचे होंगे, तो मेरे भाई बिना किसी देरी के मार्क बूस्टर सीरीज ज्वाइन करो, और अपनी पढ़ाई में एकदम जो है चार चांद लगा दो, क्योंकि वो आपके लिए समझ लीजिए कि एकदम रामबाण साबित होगा, ठीक है मेरे भाई। उसको जल्द से जल्द ज्वाइन करो, और इसी के साथ चलते हैं। धन्यवाद। अपनी पढ़ाई लिखाई करते रहें और स्वस्थ रहें मेरे भाई, क्योंकि अगर इस समय आप बीमार पड़ गए तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो इसी के साथ चलते हैं। धन्यवाद। राधा स्वामी।